नमस्कार साथियों, आर एस एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं और ये कवर जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन से। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्नों के जो भी नोट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो पहली वाली क्लास थी यानी सेकंड क्लास तक हम लोग घाटियाँ पढ़ रहे थे और लास्ट में पढ़ा था हम लोगों ने ये रैबिट घाटी, प्लीजेंट घाटी, ग्रैंड घाटी जो कि यूएसए में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक वुड घाटी, किंग घाटी और वोल्गन घाटी। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स दी कॉलम में। स्वात घाटी पाकिस्तान में है, हम्बर घाटी कनाडा में है, पो घाटी इटली में है, एब्रो घाटी स्पेन में है। ठीक है नेक्स्ट मरुस्थल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो मरुस्थल की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं। मुख्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वायुदाब होता है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, मरुस्थल की एक डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती है कि औसतन वर्षा, जो वार्षिक वर्षा है, अगर 25 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो क्षेत्र मरुस्थल होता है। ठीक है, और वो मरुस्थल भी दो तरीके के होते हैं, एक तो उष्ण होते हैं और यानी गर्म, और एक होते हैं शीत यानी ठंडे मरुस्थल। ठीक है, तो इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है और वो भी अक्षांशीय स्थिति के अनुसार। तो अक्षांश जो हैं, जैसे पृथ्वी पर जो अक्षांश पाए जाते हैं 0 डिग्री, फिर 23.5, इस तरीके से जो अक्षांश पाए जाते हैं, ठीक है, इनके अनुसार इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो कि निम्न अक्षांशों पे आपको मिलेंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो कि उच्च अक्षांशों पे मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की। इनका जो अक्षांशीय विस्तार आपको मिलेगा दोनों गोलार्धों में मिलते हैं। ये 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवन पट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं अटाकामा, सहारा, अरब, नाबिब, कालाहारी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन और थार। ये सभी क्या हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये उच्च अक्षांशीय मरुस्थल होते हैं, उच्च अक्षांश पे पाए जाते हैं। तो 30 से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों पर ये इनका विस्तार है। उदाहरण के लिए गोबी मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, लद्दाख, मोजावे, तकलामकान, कराकुम और सोनोरन, ये मरुस्थल आपको मिलेंगे जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटाकामा मरुस्थल के बारे में पूछा गया था। अटाकामा मरुस्थल जो है वो तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। यही सीधे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जो है तटीय मरुस्थल का उदाहरण है, तो अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अब तटीय मरुस्थल की बात करें तो ये प्रायः कर्क और मकर रेखा के निकट आपको मिलेंगे। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं अटाकामा मरुस्थल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेथ वैली के बारे में। डेथ वैली क्या है कि एक वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वृष्टि छाया मरुस्थल का एक उदाहरण है, तो वो है डेथ वैली। ठीक है, गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। ये आपका मंगोलिया में है। ओके, तो ये आंतरिक मरुस्थल है, यानी कि ये जो है महाद्वीपों के आंतरिक अंदर पाया जाता है। ठीक है, ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरणों की बात करें तो अंटार्कटिका और आर्कटिक मरुस्थल, वो भी एक मरुस्थल ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीत मरुस्थल। तो ये शीत मरुस्थल के उदाहरण है ध्रुवीय मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, ओके, तो सहारा मरुस्थल जो है ये व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, व्यापारिक पवन के क्षेत्र में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल के ही बारे में एक पॉइंट है कि ये सबसे बड़ा मरुस्थल है एरिया के अनुसार। थार मरुस्थल की बात करें तो ये मानसूनी मरुस्थल का उदाहरण है। और सबसे बड़ा जो ये थार मरुस्थल के बारे में आपको ये याद रखना है, जनसंख्या और जनघनत्व के मामले में सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थल के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तक हमने उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल दोनों देखे। उष्ण मरुस्थल से संबंधित एक प्रश्न आया था कथन और कारण में। ठीक है, अब देखना कथन और कारण क्या दे रखे हैं कि अधिकांश 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर आपको मिलेंगे उष्ण मरुस्थल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर मिलेंगे। और जैसे कि अब हमने इससे पहले भी बात की थी, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांशों में ये पाए जाते हैं। कारण क्या है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं
उनमें नमी और आर्द्रता की कमी होती जाती है, इसलिए ये मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है तकला-मकान मरुस्थल, ये चाइना में है। और उदाहरण इसके तकला-मकान मरुस्थल की बात करना कि किससे घिरा हुआ है, तो ये उत्तर में तियानशान पर्वत है इसके, और दक्षिण में कुनलुन पर्वत है। ठीक है, तो तकला-मकान मरुस्थल उत्तर में तियानशान, दक्षिण में कुनलुन। सोनोरन मरुस्थल ये यूएसए और मैक्सिको में है, अधिकांश भाग इसका यूएसए में है और ये मैक्सिको में इसका विस्तार है। ठीक है, कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिमी भाग में है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दस्तेलुट। दस्तेलुट जो है ये ईरान में है। गोबी मरुस्थल जैसे कि अभी बात की थी मंगोलिया में है, इसका कुछ हिस्सा चाइना में भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अटाकामा मरुस्थल, इससे पहले हमने बात की थी अटाकामा के बारे में, ये एक तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। एक मिनट, तटीय मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा भी और बात करें तो ये साउथ अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, देशों की बात करें तो नॉर्दर्न चिली और पेरू में ये फैला हुआ है अटाकामा मरुस्थल। ये पॉइंट याद रखिए, सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है ये अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तांबा खनिजों का विशाल भंडार यहाँ पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया और दक्षिणी अफ्रीका में इसका विस्तार है। चेहुआहुआन मरुस्थल की बात करें तो ये यूएसए और मैक्सिको में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन घास से संबंधित पूछा गया था, घास के मैदान के बारे में। ओके, तो घास की भी वही स्थिति है कि अक्षांशीय विस्तार के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ओके, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें, पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये आपको 10 से 25 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि ये पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जैसे कि सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला, कंपास दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बड़े शिकारों की भूमि जो है कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा, सवाना, लानोज, कंपास और पार्कलैंड ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनसे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य यानी उच्च अक्षांशों के मध्य। ओके, प्रेरी यूएसए में, पंपाज अर्जेंटीना, मुख्यतः अर्जेंटीना और उरुग्वे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया में ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, विश्व के 10 बड़े देश एरिया के अनुसार रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये क्रम आप याद रखिएगा, पहले नंबर पे रूस है, इंडिया का याद रखना, 7वें नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया का आगे पीछे भी याद रखना, जैसे ऑस्ट्रेलिया 6 पर है और अर्जेंटीना 8 पर है। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या के अनुसार चाइना पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, यूएसए 3rd नंबर पे है, इंडोनेशिया की बात करें 4थे नंबर पे, टॉप 5 है ये, और ब्राज़ील 5वें नंबर पे। ठीक है, देखो दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ठीक है, देखो 2 देश, आप एक तो दक्षिण एशियाई देश हो गए, एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो गए। ओके, तो दक्षिण एशिया में आपका इंडिया आता है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया में देश आते हैं। और म्यांमार नहीं आता है, म्यांमार आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है म्यांमार, दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ओके, नेक्स्ट अफगानिस्तान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, अफगानिस्तान की बॉर्डर्स के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ हम लोग सभी डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान की जो भी बॉर्डर है जिन देशों से वो शेयर करता है। देखो अफगानिस्तान, इसके पूर्व में पाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर पूर्व में आप देखें भारत और चाइना के साथ बॉर्डर लगती है, भारत के साथ 106 किलोमीटर के आसपास की बॉर्डर लगती है इसकी। ओके, फिर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान उत्तर में है ये, पश्चिम में ईरान के साथ बॉर्डर लगती है। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण में, तो ये ईरान से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हाँ म्यांमार सीमा की हम बात करते हैं। म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क है,
भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में आपको पता होगा, इससे पहले मैंने किसी वीडियो में बताया था कि अराकान योमा पर्वत जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर बॉर्डर बनाता है इस तरीके से, दोनों देशों के बीच में है, ठीक है। लेकिन हाँ, म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी में अगर देखें उत्तर पूर्व में चीन, जिसे सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा म्यांमार की है, उसके बाद लाओस, थाईलैंड, ठीक है। पश्चिम में देखें तो भारत, बांग्लादेश, और दक्षिण पश्चिम में देखें तो अंडमान सागर है, जो कि पार्ट है बे ऑफ बंगाल का, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, ये समुद्री सीमा है इसकी, ओके। तो ये म्यांमार के बारे में इसमें ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से जो है किस देश के साथ म्यांमार अपनी सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, तो चाइना के साथ, ओके। हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि अब ये याद रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं, 4 देश हैं, और वो देश कौन कौन से हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, ठीक है, ये देश है। और इथियोपिया के बारे में एक पॉइंट आप याद रखिए, ये एक लैंड लॉक्ड है, यानी कि भू आबद्ध है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है जिसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना हो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा ना हो, ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा नहीं है, वो लैंड लॉक्ड कहे जाते हैं। जैसे कि आप अगर इथियोपिया को देखें तो ये इथियोपिया है, इसकी कोई भी इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाम्बिया देश के बारे में था, तो हाँ, ये पहले याद रखना, हॉर्न ऑफ कंट्री 4 देश, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। नेक्स्ट बात करते हैं जाम्बिया भी अफ्रीकी देश है, राजधानी याद रखना लुसाका, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये भी, ठीक है। अब इसके चारों तरफ कौन कौन से देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तर में अगर आप देखें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना, पश्चिम में नामीबिया और अंगोला, ओके। नेक्स्ट है सियरा लियोन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये किस कॉन्टिनेंट यानी किस महाद्वीप से संबंधित है, क्योंकि इसका नाम पढ़ने पर ऐसा लगता है कि ये अमेरिकी या कैरेबियाई द्वीप हो सकता है या फिर यूरोप का एक देश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सियरा लियोन जिसकी राजधानी है फ्री टाउन, ये अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित देश है, तो यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट इजराइल चर्चा में रहता है, तो इसकी बॉर्डर जरूर देख लें। इजराइल की जो सीमा है, उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया के साथ, पूर्व में जॉर्डन के साथ, दक्षिण पश्चिम में और मिस्र के साथ, ठीक है, और पश्चिम में ये भूमध्य सागर यानी कि समुद्री सीमा है इसकी, ओके। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ काफ़ी पूछते हैं, 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है। फिनलैंड की अगर हम बात करें, ये आप यहाँ नोट कर लेना कि फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं आता है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में। बाकी एक नॉर्डिक कंट्री लिखा जाता है, उसमें फिनलैंड भी आता है और आइसलैंड भी आता है, 3 तो वो थे ही, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क थे, साथ में आपका ये फिनलैंड हो गया और ये आइसलैंड हो गया, सॉरी आयरलैंड नहीं, आइसलैंड हो गया, ठीक है। इनको मिलाकर इन 5 देशों को कहते हैं नॉर्डिक कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री, ये आप अंतर याद रखना। यूरोप के 2 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, और भी हैं लेकिन इनसे प्रश्न पूछा गया था, सर्बिया और नॉर्थ मैसिडोनिया, ये दोनों ही लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है, याद रखना। लिथुआनिया यूरोप का देश है, यूरोपीय देश है, ठीक है, राजधानी इसकी है विल्नियस, याद रखिएगा। अब ये किसके साथ सीमा साझा करता है, तो बाल्टिक सागर है इसके उत्तर पूर्व में, बेलारूस है, लाटविया, पोलैंड और रूस, इनके साथ ये सीमा साझा करता है। और लाटविया की राजधानी याद रखिएगा रीगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इससे काफ़ी कंफ्यूज करता है ये, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। देखिए ये एक मैप बना हुआ है पूरा, तो अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है, ठीक है। और इसी में ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही अगर हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो इसको यूके कहते हैं। तो ये देखिए, ये स्कॉटलैंड है उत्तरी द्वीप है, ये इंग्लैंड है, ये ठीक है, और ये जो छोटा सा इधर लगा हुआ है टुकड़ा, ये वेल्स का है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिला दे तो इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन में ही आप अगर उत्तरी यानी कि नॉर्थ आयरलैंड को जोड़ दें तो ये हो जाता है यूके। अब नॉर्थ आयरलैंड कौन सा है, ये वाला, ये पूरा आयरलैंड टापू है आयरलैंड, ठीक है। तो ये आयरलैंड अलग देश हो गया
और इसका जो नॉर्थन हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड जिसको कहा जाता है, ये यूके का पार्ट है, ठीक है। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं या एरिया हैं, ये मिलकर यानी उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों मिलकर बनाते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर तीनों बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सर्वाधिक लंबी तटरेखा विश्व की अगर बात करें तो कनाडा की सबसे ज़्यादा लंबी है, फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद इंडोनेशिया और फिर ग्रीनलैंड, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात जैसे भारत की बात करें तो भारत में सबसे लंबी जो है वो गुजरात की है तटरेखा। कैस्पियन सी की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कैस्पियन सी से संबंधित प्रश्न आता है। विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, ठीक है। खारे पानी की वैसे भी सबसे बड़ी है ओवरऑल, खारे पानी की भी पूछी जाए तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछी जाती है मीठे पानी की तो सुपीरियर है, सुपीरियर, ठीक है, ये मीठे पानी की है। ओके, और ये जो है आपका यूएसए और प्लस मैक्सिको, सॉरी कनाडा में है। ओके, तो यहाँ पे इसकी बात तो हम कर नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर से जो कैस्पियन सागर एक लैंड लॉक्ड झील है, ठीक है, चारों तरफ ये देशों से घिरी हुई है। नहीं, लैंड लॉक्ड नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ मतलब चारों तरफ से ये देशों से सीमा साझा करती है। तो इसके चारों तरफ जो देश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस की बॉर्डर कैस्पियन सागर के साथ लगती है। जैसे कि कजाकिस्तान की लगती है उत्तर में, उत्तर पूर्व में, तुर्कमेनिस्तान की लगती है पूर्व में, ईरान की दक्षिण में, ठीक है, अजरबैजान पश्चिम में और रूस उत्तर पश्चिम में। ओके, मध्य अमेरिकी देश की बात करें तो मध्य अमेरिका में भी कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्री हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे कि बेलीज़, कोस्टारिका की राजधानी याद रखिएगा सैन जोन्स है। एल सेल्वाडोर, इसकी राजधानी सेल्वाडोर है। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है। होंडुरासो की है तेगुसी गल्पा। निकारागुआ की मानागुआ, पनामा की पनामा सिटी। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं, मध्य अमेरिकी देश हैं, ठीक है। मध्य एशियाई देश काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न आया है 2 साल पहले यूपीपीसीएस में इस पर प्रश्न पूछा गया था। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, किर्गिस्तान की बिश्केक और तजाकिस्तान की दुशांबे, ठीक है। कुछ द्वीपों की बात करते हैं, जैसे मार्टिनिक द्वीप, ये कैरिबियाई सागर के पूर्व में स्थित है, कैरिबियाई सागर है उसके पूर्व में स्थित है मार्टिनिक, फ्रांस के अधीन है ये, ठीक है। फ्रेंच गुयाना की बात करें तो ये फ्रेंच गुयाना ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप जो है उसमें स्थित एक देश है ये फ्रेंच गुयाना, और ये फ्रेंच के अधीन है, ठीक है, फ्रांस के अधीन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं रियूनियन द्वीप, ये हिंद महासागर में है, ये फ्रांस के अधीन है। न्यू कैलिडोनिया द्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है और दक्षिण प्रशांत महासागर में, आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मिलेगा, दक्षिण प्रशांत महासागर में, और फ्रांस के ये अधीन है, ठीक है, न्यू कैलिडोनिया द्वीप। ओके, ग्रीनलैंड की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ओके, देखो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इस पर अधिकार है डेनमार्क का, यानी डेनमार्क का अधिकार, यानी कि यूरोपीय अधिकार है, यूरोप का राजनीतिक अधिकार इस पर है, डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पे, ठीक है। लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का भाग है, ये जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है उसका पार्ट है ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये डेनमार्क का इस पर अधिकार है, और राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप का पार्ट है, ठीक है। फैरो द्वीप समूह, ये डेनमार्क के अधीन है फैरो द्वीप, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है ये, ठीक है। अमेरिकी समोआ द्वीप, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और यूएसए के अधीन है, ठीक है। अमेरिकी समोआ। यूएस वर्जिन द्वीप, ये कैरेबियाई सागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको द्वीप है कैरेबियाई सागर में, उसके पूर्व में है और ये यूएसए के अधीन है। इनको आप मैप में ज़रूर देखिए कहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मिडवे आइलैंड, ये प्रवाल द्वीप है, यानी प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है, यूएसए के अधीन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओजार्स द्वीप, ये ज्वालामुखी द्वीप है, यानी ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा निर्मित है, पुर्तगाल के अधीन है और अटलांटिक महासागर में स्थित है और पुर्तगाल के पश्चिम में है ये, ठीक है, ओजार्स।
मेडेरिया द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीप है, मोरक्को के पश्चिम में है, अटलांटिक महासागर में, पुर्तगाल के अधीन है। कैनरी द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीप है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है और स्पेन का अधिकार है इस पर। किसका है? स्पेन का। स्यूटा, स्यूटा जो है स्पेन के अधिकार अधिकृत एरिया है स्पेन का, और जिब्राल्टर जलसंधि के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। मेलिला या मेलिला हो गया या बेलारिक द्वीप समूह, ये स्पेन के अधिकार में है। नॉर्वे के अधीन कुछ द्वीप की बात करते हैं, तो नॉर्वे के अधीन आपको मिलेंगे जैसे कि बोबेट द्वीप, पीटर प्रथम, क्वीन मार्डलैंड। ठीक है। तो ये तीनों द्वीप हैं वो नॉर्वे के अधीन है। बोबेट द्वीप की बात करें तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। पीटर प्रथम और क्वीन मार्डलैंड की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में है ये। ठीक है। ये तीनों ही अटलांटिक महासागर में हैं। बाकी हाँ, नेक्स्ट है क्रिसमस द्वीप, काफ़ी सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया के अधीन है और हिंद महासागर में स्थित है। इनकी स्थिति जरूर याद रखिएगा कौन से महासागर में स्थित है। मैच द कॉलम में देखो आपको ऐसा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होता है कि मान लीजिए यही पूछे जाते हैं, घाटियाँ हो गई या पर्वत हो गए या जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या ये द्वीप ही हो गए, अगर एक से दो क्वेश्चन भी अगर आपके मैच द कॉलम में आ जाते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है। मान लीजिए क्रिसमस द्वीप ही पूछ दिया गया तो आपको यही पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अधीन है और ये हिंद महासागर में है। ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको नहीं पता है तो एक कभी कभी होता है कि एक प्रश्न से ही एक आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो उसी से पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। मैच द कॉलम हो या कथन कारण या कथन में जो प्रश्न आते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं आराम से। ठीक है। तो क्रिसमस द्वीप के बारे में आप याद रखिए, हिंद महासागर में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है सेंट हेलेना, ये ब्रिटेन के अधीन है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है ये। ठीक है। सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, आपने देखा ही ब्रिटेन के अधीन है। ओके। नेक्स्ट है चागोस द्वीप समूह और डियागो गार्सिया। तो चागोस द्वीप समूह और डियागो गार्सिया दोनों ही हिंद महासागर में है। ठीक है। और ये ब्रिटेन के अधीन है। डियागो गार्सिया आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि इसमें अमेरिका का नेवी का अड्डा है। ठीक है। तो अमेरिकन नेवी बेस यहाँ पर है, लेकिन ये इस पर अधिकार जो है वो ब्रिटेन का है। ठीक है। नेक्स्ट है साउथ ऑरवेनी द्वीप और साउथ सीटलैंड द्वीप, ये दोनों ही द्वीप ब्रिटेन के अधीन है और अंटार्कटिक क्षेत्र में अवस्थित हैं। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अधीन है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। टोकेलाओ द्वीप न्यूजीलैंड के अधीन है, टोकेलाओ। ठीक है। द्वीप और स्वामित्व जैसे कि एल्यूशन द्वीप यूएसए, बियर द्वीप नॉर्वे और फ्रेंच जोसेफ लैंड रूस। ठीक है। तो ये हो गए काफ़ी क्वेश्चन। ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चंस लगाना आपके लिए ज़रूरी है। पूर्वावलोकन आपसे आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बुक भी पढ़िए, अगर आपके पास टाइम होता है तो बुक रीडिंग भी कीजिए, क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए और साथ में ऐसे नोट्स बना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको या टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करते हैं तो उसके आप नोट्स बना लीजिए छोटे छोटे। आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए आराम रहेगा। पूरी बुक तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे। अब रहा पेपर की बात, तो पेपर का अभी कोई कंफर्म है नहीं, जब तक कैलेंडर जारी नहीं हो पाता। अभी तक तो कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो अभी इसमें टाइम लगेगा, 2 से 3 क्लासेस और लग जाएगी। छोटी छोटी क्लास रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। और ये लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।